जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? और जैसा कि आप लोग अब बहुत खुश होंगे कि सर जो है कवि शास्त्री क्लास भी स्टार्ट हो गई है और इधर हमारा हिंदी साहित्य इतिहास चल ही रहा है। और देखो, मैंने आपसे जो वादा किया था ना, आप ये नहीं सोचे कि सर आपने कह दिया और काम नहीं होगा या फिर कोर्स नहीं होगा। तो देखो, यूट्यूब पे आया हूँ और पहली बार चीज़ें शुरुआत की है, तो जो सोचा है ना वो पूरा करके दिखाना है। ठीक है, आप लोगों से वादा किया है, तो पूरा कोर्स करवाऊंगा। जैसे मुझसे मैनेज नहीं होगा तो और टीचर लगाएंगे। ठीक है, और टीचर भी ऐसे नहीं होंगे कि ठीक है कोई भी उठा ले या कोई भी, ऐसा नहीं। ऐसा व्यक्ति पढ़ाएंगे आपको जहाँ से आपकी जो, अगर एक बार आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो फिर आपको कहीं भी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा संपूर्ण कोर्स होगा। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़े कि साहित्य शिखर क्लासेस ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हिंदी साहित्य को तो पूरी तरह समर्पित है। इसके अलावा अब जैसे रीड के लिए भी कुछ दिनों में, एक दो दिन के भीतर ही रीड के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री क्लासेस। बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो अपने ये बैच चल ही रहा है, ताकि इस तरह जैसे मान लो हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, सर काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे, रचनाएं पढ़ा देंगे, उसके बाद व्याकरण फिर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि कोर्स थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है, अब अगर मैं काव्य शास्त्र भी पढ़ाऊँ तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अब सभी सहयोग करेंगे तो आपका कोर्स और कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई मैनेजमेंट बैठेगा तो फर्स्ट पेपर को लेके भी बहुत जल्द किसी सर को इनवाइट करेंगे, ताकि वो भी सहयोग करेंगे, तो आपका कोर्स और भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका काम क्या है कि आपको एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम ईमानदारी से कोशिश करें कि कहीं भी ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बोल दिया तो आप भूल गए, कहीं जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कहीं कोई मिल रहा है, कोई साथी मिल रहा है, कोई हिंदी का है, तो उसे सुझाव देना है कि साथ सीखर क्लासेस से तुम तैयारी कर सकते हो। ईमानदारी से ये आपको ये काम करना है। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि जैसे अब इतनी मेहनत जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ, वो सर भी पढ़ा रहे हैं, वो करेंगे, तो प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए आपकी, ताकि लगे कि हाँ कि आप की प्रतिक्रिया हमें मोटिवेट करती है ना। तो आज जो है अपनी जो साहित्य क्लास चल रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, उसमें सूफी साहित्य की आज अपनी अंतिम क्लास होगी। उसके बाद हम ये प्रेम की जो काव्यधारा बह रही है उसकी समाप्ति यही हो जाएगी। ठीक है, और अपनी इस प्रेम की काव्यधारा की समाप्ति के बाद हम चलेंगे भक्ति की ओर। देखो, हमारे जो सनातन जो धर्म है उसमें तो यही ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम अब तक क्या कर रहे थे, ये काम चल रहा है। ठीक है, अब मोक्ष प्राप्त किया वो जब भगवान का नाम लेंगे, तो प्रेम के सारे तत्व हो गए, प्रेम पढ़ लिया हमने। और अब प्रेम के बाद चलेंगे हम भक्ति की ओर। तो अगला जिसके बाद टॉपिक आज कंप्लीट होने के बाद अगली जो क्लास होगी उस पर होगी राम भक्ति पर। ठीक है, राम भक्ति जो काव्यधारा है उस पर बात करेंगे और बहुत ही शानदार और विस्तार से बात करेंगे। देखो, पहले अपने पास छोटा जो हुआ था बोर्ड था, तो थोड़ा मेरा फेस दिखता नहीं था आपको, तो क्लास में थोड़ा आपको दिक्कत होती थी, है ना, कि सर थोड़ा सही नहीं बैठ रहा या फेस दिखता नहीं था। मैं आपको केवल लिखवा देता था। अब आपको चीजें समझाऊंगा भी सही, पूरे विस्तार से चीजें होगी और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी, सर आज कितना मजा आया, कैसी लगी क्लास, सब कौन सी बात आपको बेस्ट लगी आज क्लास, सर वहाँ तो मजे आ गया। ऐसे ही यूँ लगे कि जैसे कि पहले लाइव का था मेरा, फिर आप लोगों ने प्रतिक्रिया की सर लाइव का नहीं बैठ रहा, हमें हमारे जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ठीक है, आपके जो आप नहीं माने तो फिर मैंने लाइव का छोड़ दिया। अब रिकॉर्डेड रखेंगे, पर आपकी प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए, और आप लोगों से जो मैंने कहा है वो आप करना, आपको ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी सूफी साहित्य जो हम पढ़ रहे थे, उसमें पिछली क्लास में हमने जैसे बात की है, सत्यवती कथा पढ़ ली थी और चंदायन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और जैसे मुख्यतः तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसे इंपॉर्टेंट है, काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूफी काव्यधारा के, उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। तो लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज कुछ कवि ऐसे हैं, एक दो कवि और कुछ रचनाएं ऐसी है जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में बात कर लेंगे और फिर अगली क्लास से पढ़ेंगे ब्राह्म भक्ति काव्य धारा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जान कवि की बात करते हैं। अब देखो, नाम ही क्या है, जान कवि। तो इन इस शख्स की खासियत यह है कि जान कवि ने क्या किया कि जो 17वीं शताब्दी थी सूफी काव्य धारा की, उस समय सर्वाधिक अगर कोई प्रेमाख्यानक लिखे हैं तो इसी बंदे ने लिखे हैं। ठीक है, टोटल कितने थे, इसने मतलब टोटल जो रचनाएं मानी जाती है इनकी, तो 78 रचनाएं मानी जाती है, 78 ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें प्रेमाख्यान लिखे 29। अब देख लो इन्हें कितने प्रेम में डूब के लिखे होंगे। और जब बोलते ना कि यार उसमें कितनी जान, जान का मतलब कितनी उसकी क्षमता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जिसमें ज्यादा जान जान होगी वही सबसे ज्यादा क्या करेगा, काम करेगा, सबसे ज्यादा वही ग्रंथ लिखेगा। तो प्रश्न आ जाए कि सूफी काव्यधारा में सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाला कवि कौन है, सूफी कवि, तो कौन है, जान कवि है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं लिखी, जैसे मान लो कथा कनका होती है,
है ना, कथा कमलावती, ऐसी बहुत सारी लिखी है। लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि ये पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी का जो था ना लैला मजनू, उस आख्यान को हिंदी में लेके लैला मजनू नाम से कुछ मतलब ऐसे प्रेमाख्यान लिखा है इन्होंने। तो एक एक स्पेशल बात इनकी है कि सूफी होने के बाद फारसी का जो आख्यान लिया और हिंदी में लिखा। तो ये मूलतः देखा जाए तो हिंदी के कवि हैं, है ना। और इनकी भाषा जो है राजस्थानी ब्रिज भाषा मिश्रित भाषा रही है और दोहे चौपाई शैली में इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। और एक खास बात ये भी है कि इनकी रचनाएं उतनी उच्च कोटि की नहीं मानी जाती, साधारण कोटि की मानी जाती है, पर फिर भी इनकी भूमिका तो है ही सही, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इनकी। तो 17वीं शताब्दी के थे। और सबसे मुख्य बात ये याद रखनी है कि इन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। अब जैसे मान लो 29 जब प्रेमाख्यान लिखे होंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत अलग अलग तरह के विषय इन्होंने लिए होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि भारत की जो प्राचीन कोई कथा रही होगी या कोई ग्रंथ में कोई चीज रही होगी, तो सब ग्रंथों की विशेषताओं को, कुछ रचनाओं को, सब तरह की जो रुचिकर घटनाएं तो सबको इन्होंने समेटने का काम किया अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ये हो गए जान कवि। अब इनके बारे में हम लिख लेते हैं। देखो, थोड़ा विस्तार के साथ समझेंगे और फिर उसके साथ आपको नोट्स लिखवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको चीजें समझने भी आएगी और लिखेंगे तो साथ के साथ नोट्स तैयार हो जाएंगे। और नोट्स बनाने, नोट्स छोड़ने नहीं है, ठीक है ना, पूरी तरह से नोट्स बनाने हैं क्लास में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज अपनी सूफी काव्य की अंतिम क्लास चल रही है, तो उसमें हम बात करने वाले हैं जान कवि। और जान कवि नाम से स्पष्ट है, सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाले जान कवि। ठीक है, अब जान कवि की बात करें तो इनका जो समय माना जाता है वो 17वीं सदी के मध्य है ना। और रचना काल है 1612 से 1664। तो ये 17वीं सदी में संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक, 17वीं सदी में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन है? जान कवि। प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखने वाले सूफी कवि। प्रश्न आएगा तो क्या बताएंगे? जान कवि सूफी कवि है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कर लेते हैं कि इनका रचनाकाल कब से कब का माना जाता है। सूफी कवि हैं जान कवि, ठीक है। तो इनका रचनाकाल माना जाता है 1612 से 1664 ईस्वी के बीच, ठीक है, में इनका रचनाकाल माना जाता है। देखो, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना, और बहुत सारे साथियों से अनुनय विनय कर रहा हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि जो ये कोर्स स्टार्ट किया है ना, आप लोगों का पूरी तरह से कोर्स हो जाए। और देखो, समय का सबसे बड़ा वो है कि स्कूल जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। फिर भी मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप जुड़े, सत्य शिखर क्लासेस पर स्टार्ट करें, अपनी क्लासें डालें, ताकि जो अभ्यर्थी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोर्स, उनका कोर्स पूरा हो सके। तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई भी नहीं आएगा तब भी मैं तो करवाऊंगा ना। मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं खुद करवा दूंगा सारे विषय, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सहयोग करेगा तो फिर इस हिसाब से रख लेंगे। बस आपको नियमित तैयारी करनी है, नोट्स बनाने, रिविजन करने और अभ्यास करना है, ठीक है। 1612 से 1664 ईस्वी का रचनाकाल माना जाता है। प्रमुख कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। प्रमुख इनकी जो रचना है, ठीक है, प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख जो रचना है वो है, देखो पहले ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने कुल कितने लिखे हैं। तो इन्होंने कुल 78 ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें जिनमें 29 कितने 29 प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। कुल 78 ग्रंथ जिसमें 29 क्या है? प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। यहां तक लिख लेंगे आप, कितने ग्रंथ है? 29 प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। ठीक है, अब इनमें बात कर लेते हैं जिनमें प्रमुख
जिनमें प्रमुख हैं, जैसे एक तो इनके नाम के आगे ज्यादा कथा है ना, कथा, रत्नावती, कथा कमलावती, है ना, कथा रत्नावती, कथा कमलावती, कथा रूप मंजरी, कथा रूप मंजरी। ठीक है, ऐसे आगे और बात कर लेते हैं। लिख लीजिए हम यहाँ तक, कथा रत्नावती, कथा कमलावती, कथा रूप मंजरी। ठीक है, फिर लिख लो कथा मोहिनी, कथा मोहिनी, कथा कलावंती। ठीक है, कथा मोहिनी हो गई, कथा कलावंती हो गई, और कथा नल दमयंती ना, कथा नल दमयंती लिख लेंगे इन्हें, कथा नल दमयंती। ठीक है, और लिख लें यहाँ तक, आगे और लिख लेंगे, 6 हो गए ना, 7 8, कथा लैला मजनू। ठीक है ना, कथा लैला मजनू, पान परीक्षा, और सती रासो, कायम रासो भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। वो 78 काव्य ग्रंथ उसमें मिलती है, बहुत सारी रचनाएं इनकी। ठीक है, आपको तो ये बात याद रखनी है, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक की दृष्टि से लिखने वाले सूफी कवि कौन है? जान कवि। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि जान कवि 17वीं सदी में रचना संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखने वाले सूफी कवि हैं। 1612 से 1664 तक इनका जो है रचना काल माना जाता है, और इन्होंने कुल जो 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, इसमें 29 प्रमुख प्रेमाख्यान लिखे हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि कथा रत्नावती है, कथा रूप मंजरी है, कथा कमलावती है ना। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि कथा नल दमयंती है, कथा जो है नल दमयंती, कथा कलावंती, और कथा मोहिनी, और कथा लैला मजनू, पान परीक्षा, सती रासो। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब एक दो विशेष तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए यार ना। ठीक है, बता देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी पूरी संभावना है कि पहला ही ऐसे व्यक्ति हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं ना, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनकी जो किताब उसमें इन्होंने कहा है कि ये पहले से व्यक्ति हैं जिन्होंने फारसी का जो आख्यान था लैला मजनू, उसको लेकर हिंदी में ग्रंथ लैले मजनू की रचना की है। तो ये आपसे प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कर लेंगे कि कदाचित, ये लाइन जो है डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है उसमें दे रखी है ना, कदाचित ये पहले हिंदी कवि हैं, कदाचित ये पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने, ठीक है ना, जिन्होंने फारसी फारसी आख्यान, आख्यान कौन सा था? लैला मजनू, लैला मजनू को लेकर हिंदी में ग्रंथ लैले मजनू
ठीक है, ग्रंथ लैला मजनू की रचना की है, लैला मजनू की रचना की है, ठीक है ना। तो कदाचित और ये लाइन डॉक्टर नगेंद्र की बुक में दे रखी है, ठीक है। कदाचित ये हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी का जो आख्यान था लैला मजनू उसको लेकर हिंदी में ग्रंथ लैला मजनू की रचना की है, ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। और इनकी जो रचना है वो साधारण कोटि की रचना है, कोई विशेष खास होती नहीं थी, लेकिन इनका महत्व इसलिए क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखे हैं 17वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जान कवि कंप्लीट। अब देखो उन जो 17 जो काव्य ग्रंथ लिखे हैं तो उनकी जो विशेषता या उनकी स्टोरी क्या रही होगी, तो तुम्हें पता ही है कि जान कवि है, तो जान कवि ने क्या लिखा होगा, प्रेमाख्यान में प्रेम, प्रेम के सारे तत्व मौजूद होंगे, प्रेम विश्वल प्रेम की कहानी ही होगी और कुछ तो था नहीं है ना वैसे। अब 1731 की एक रचना है कासिम शाह की हंस जवाहिर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1731 तो हंस जवाहिर, ठीक है, हंस जवाहिर जिसकी जिसके लेखक हैं, देखो इसका वर्ष की बात कर लेते हैं, तो वर्ष है 1731 ईस्वी, ठीक है ना, वर्ष है 1731 ईस्वी। और लेखक कौन है, कासिम शाह, कासिम शाह इसके रचनाकार है, ठीक है, रचनाकार है कासिम शाह। अब देखो बात करें तो ये रचना जो है रीतिकाल के समय में लिखी गई और आचार्य शुक्ल ने जो है इसको रीतिकाल में गिना है और उन्होंने जो है इसे मतलब इतना कोई विशेष खास माना नहीं, बहुत एक उन्होंने तो निम्न कोटि की सी रचना मानी है। लेकिन प्रश्न बन सकता है कि कासिम शाह हंस जवाहिर रचना किसकी, कासिम शाह की, इसलिए इसमें बात करना जरूरी है, तो इसे लिख लेंगे यह रीतिकाल के समय लिखी गई है, यह रीतिकाल के समय लिखी गई, ठीक है, रीतिकाल के समय में लिखी गई। अब देखो प्रेम की जो सारी रचनाएं वो समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो अब जैसे राम भक्ति काव्य स्टार्ट होगा ना तो सभी भक्ति भावना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पूरे ना दो के क्लास देखनी है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेम में तो चलो ठीक है तुम कैसे भी उठ के सुबह जैसे होता है ना, लेकिन अब राम भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सबको कुछ नियम कानून कायदों के साथ पढ़ना पड़ेगा साहित्य, ठीक है। तो ये रीतिकाल के समय लिखी गई है। और देखो पढ़ाई साहित्य तो ऐसा विषय है जिसको आनंद के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ये तो साहित्य तो रस का विषय है ना, 9 रस माने गए साहित्य में, 9 रसों का स्वाद लेते हुए साहित्य पढ़ना है ना, मुख्य तो 9 रस माने गए, जैसे 11 रस लेकिन 9 रस माने गए मुख्यतः, तो उन 9 रसों का स्वाद आस्वादन करते हुए साहित्य पढ़ना आनंद का विषय है, इसे लेकर तनाव में आना ही नहीं चाहिए। और जैसे आप लोगों के सबसे ज्यादा तनाव उसमें आने का रीजन होता है रचनाओं को याद करना, तो अब जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं ना इस तरह स्टोरी याद करते हुए आपको किसी बात का तनाव आएगा ही नहीं। शुरुआत में बोर्ड छोटा था, थोड़ा मैं उस हिसाब से आपको उतना खुल के पढ़ा नहीं पाया, लेकिन अब ऐसी तनाव की बात नहीं रहेगी और आपकी क्लास भी थोड़ी लंबी आएगी, है ना, 50 मिनट 40 मिनट मतलब 35+ मिनट की क्लास, 40 मिनट के आसपास क्लास आपकी रहेगी रहेगी, ठीक है। तो ये रीतिकाल के समय में लिखी गई है। और मैंने कहा है कि शुक्ल ने इसे बहुत निम्न कोटि की रचना माना है, आचार्य शुक्ल ने इसे बहुत ही निम्न कोटि की रचना माना है, रचना माना है, ठीक है। आज थोड़ा इसे दिख तो रहा होगा ना आपको सही से, थोड़ा इसमें पेन की थोड़ी दिक्कत है आज। निम्न कोटि की रचना मानना है। और बात कर लेते हैं जैसे इसकी लिपि कौन सी है, भाषा, तो इसकी जो लिपि है वो तो है फारसी, ठीक है। अधिकांश सूफी जो रचना है उनकी लिपि फारसी है ना। और भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो भाषा इसकी अवधी है, ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई है। और अगली बात कर लेते हैं इसका नायक कौन है और नायिका। देखो प्रेम कहानी है तो हीरो और हीरोइन तो होगी सही ना, अभिनेता और अभिनेत्री के बिना प्रेम कहानी कैसे कंप्लीट होगी। तो नायक कौन है, नायक। और एक बात याद रख लेना, ये तो चलो इसमें तो नायक दे रखा है पर अधिकांश जो रचना है सूफी काव्य की अधिकांश क्या 99% रचनाएं जो सूफी साहित्य में लिखी गई है वही नायिकाओं के नाम पे लिखी गई है। तो अगर प्रश्न बनने की जो संभावना होगी
परीक्षा में, तो वो नायिका को लेके कम और नायक को लेके ज्यादा बनेगा कि यह नायक किस जो है ग्रंथ का है, ठीक है, किस कहानी का नायक है। तो इसमें नायक तो है हंस और नायिका है जवाहिर, ठीक है। तो ये हो गई जवरम रचना पूरी कंप्लीट। तो 1731 काशिम साहिब के रचनाकार रीति काल के समय लिखी गई है और शुक्ल से बहुत ही निम्न कोटि की रचना मानी। लिपि फारसी है, भाषा अवधी है और नायक हंस है और नायिका जवाहिर है। तो इनकी भी प्रेम कहानी खत्म हुई। अब चलते दूसरी प्रेम कहानी की ओर, ठीक है, बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फिर बाद में लिखे तो ठीक है और अभी साथ साथ लिखे तो ठीक है। बस एक बात भूलना नहीं है कि आपको क्या करना है कि अब प्रतिक्रियाएं देनी है सबको, जितने भी ईमानदारी से क्लास देख रहे हो सबको प्रतिक्रिया आनी चाहिए। भले एक ही प्रतिक्रिया है, कैसी प्रतिक्रिया आप दे, कोई सुझाव हो सकता है, कोई आपको लगता है कि सर बहुत अच्छी क्लास है, ऐसा कुछ हो सकता है, पर प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। यही मोटिवेशन का काम करेगा, लाइक और प्रतिक्रिया। और जितने साथ है वो शेयर करेंगे वो तो आपको करना ही है। लिख लीजिए यहाँ तक। अब अब जो है, अब सीधे कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखक, उनके बारे में एक सहानी के रूप से बात कर लेंगे और फिर हमारा जो सूफी साहित्य है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम जो है एक पूर्णावती का कार्यक्रम रख लेंगे सूफी साहित्य के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। सभी लोगों को आना है पूर्णावती में, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। पूर्णावती जानते हो ना, अरे हाड़ौती में हम सब रास्ता नहीं है, ठीक है। और जैसे हम हमारे जो हाड़ौती क्षेत्र में तो जैसे पूर्णावती बोलते हैं, ठीक है। था गाड़ी कहीं बोले तो मन ध्यान कर, माँ गाड़ी तो पूर्णावती बोले। तो अब प्रमुख रचनाओं में से एक तरफ लिख लेना रचनाएं, सूफी रचनाएं, ठीक है। और सूफी कवि मतलब रचनाकार, ऐसा लिख लेते हैं, सूफी को हटा देते हैं, रचनाकार। वैसे ज्यादा गैप तो नहीं हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो जो पहली रचना है वो है माधवा नल काम कंदला। माधवा नल काम कंदला। अब देखो माधवा नल काम कंदला नाम से जो है, अब देखो क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे, रचनाएं मिलेंगे, और ये तो चलो ठीक है, अभी भक्ति काल चल रहा है, आधुनिक काल में भी ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी जो सेम सेम लेखकों ने लिखी है। और वो रचना कभी किसी ने तो पद्य में लिखी है, किसी ने गद्य में लिखी है, किसी ने उस नाम का उपन्यास लिखा है, तो किसी ने उस नाम का काव्य संग्रह लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। लेकिन जैसे माधवनल काम कंदला की बात कर लेते हैं तो इस इस नाम से लिखने वाले जो है 3 लेखक मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य उसकी बात कर लेते हैं, इसमें 3 मिलते हैं, तो तीनों के नाम हम लिख लेंगे ताकि आपको जो है याद करने में दिक्कत ना रहे। तो पहले तो गणपति है, गणपति पहले लेखक। दूसरे है कुशल लाभ और तीसरे है आलम, ठीक है। तो गणपति कुशल आलम इन तीनों ने लिखा है माधवानल काम कंदला। और जो गणपति ने लिखा है वो 1527 में लिखा है। इसके आगे लिख लेंगे 1527 में राजस्थानी में लिखा है। बस इनका नाम याद रख लेना ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। अगर 1527 वर्ष आ जाएगा तो फिर याद रख लेना गणपति की राजस्थानी, बाकी संभावना गणपति से बनने की ज्यादा है, ठीक है। अब अगली रचना की बात कर लेते हैं। तो प्रेमलता, ये भी मुख्य रचना है। प्रेम विलास, प्रेमलता, ठीक है। प्रेम विलास प्रेमलता रचनाएं की कथा, पूरा नाम है ना, जो कि जैन श्रावक जो है जटमल की है ना, जैन श्रावक। अब इसके लेखक कौन है? जैन श्रावक जटमल। अब इसकी एक खासियत क्या है, तो ये जैन धर्म के लेखक ने लिखी है, इसमें जैन सा वर्णन आया है। तो जैन संबंधित अगर कोई ग्रंथ प्रश्न होने के जैन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है तो आपको याद रखना है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, जिसके लेखक है जैन श्रावक जटमल है, ठीक है। अगली रचना की बात कर लेते हैं। नल दमयंती, नल दमयंती। इसके अलावा दूसरी रचना की बात कर लेते हैं पुहुपावती, पुहुपावती। और आगे बात कर लेते हैं पुहुपावती के बाद यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा। अरे पास में किसका बच्चा रो रहा है यार, वो बोलते हैं ना कि किसी हंसते रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इधर
ऐसी कंडीशन हो रही है। प्रेम दर्पण, बच्चा रो रहा है किसी का, उसे साहित्य पढ़ा तो वो भी हंसने लग जाएगा। प्रेम दर्पण। तो नल दमयंती की तो नरपति व्यास है ना, नल से नरपति, नरपति व्यास, नल दमयंती नरपति व्यास। पोपावती का दुख हरण, दुख हरण दास, दुख हरण दास। आपको सही से दिख रहा है ना, थोड़ा आज पेन थोड़ा ऐसे चल रहा है, फिर नया पेन लेके आएंगे। दुख हरण दास, ठीक है। आगे बात कर लें यूसुफ जिले का शेख निशार, शेख निशार। और इसकी बात कर लें प्रेम दर्पण की तो शेख नजीर, शेख नजीर, ठीक है ना, शेख नजीर। लिख लिया यहाँ तक। तो माधव नल काम कंदलाए गणपति की, और फिर कुशला, फिर आलम, और प्रेम विलास प्रेम लते कथा जिन श्रावक जो जटमल की है, और नल दमयंती जो है नरपति व्यास की है, पोपावती दुखरण दास की है, यूसुफ जुले का शेख निशार की है, और शेख नजर की कौन, शेख नजीर की कौन सी है, तो वो है प्रेम दर्पण, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब चलें आगे, एक दो अच्छे और भी शेष है, लिख लिया होगा यहाँ तक आपने ना। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कनक मंजरी और पद्मिनी चरित्र की। तो एक रचना है कनक मंजरी, और एक है पद्मिनी चरित्र, ठीक है। कनक मंजरी और सॉरी पद्मिनी चरित्र, ठीक है। तो कनक मंजरी की बात कर लेते हैं, तो उसके काशीराम है, काशीराम, और पद्मिनी चरित्र के लालचंद, लाल चंद, पद्मिनी चरित्र के हैं लाल चंद, ठीक है। तो ये कनक मंजरी काशीराम और पद्मिनी चरित्र लाल चंद। और मेरी तरफ से आपका सूफी साहित्य पूरी तरह कंप्लीट है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, उस पर बात कर लेंगे। और अब तैयार हो जाना है सबको राम भक्ति काव्य धारा के लिए। और आपके 1000 प्रश्नों चल रही वो भी रही कंटिन्यू। अब जैसे कल छुट्टी है तो शनिवार को आपकी क्लास जो है, ये शुक्रवार को क्लास देखने को मिलेगी, शनिवार को आपकी फिर क्लास रहेगी। फिर संडे को मैं गांव जा सकता हूँ तो कुछ करेंगे फिर आगे पीछे ना, ठीक है। पर आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। अब साहित्य की भी आएगी, काव्य शास्त्र की भी आएगी, कुछ दिनों में जो है शिक्षण विधियों को लेकर भी अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैनेजमेंट को लेकर भी। तो अब आप सभी जोर शोर से तैयारी करें, और जितने साथियों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। प्रतिक्रिया जरूर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।